last class, we discussed about electric flux and how to calculate electric flux for different cases. But also in the last class, we discussed about what is the net flux associated with a charge. That is, एक चार्ज अगर हमारे पास Q हो, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव Q है, तो इसके साथ द टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स विच इज एसोसिएटेड विद दिस चार्ज केम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, पाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमने कैलकुलेट किया था, हमने यूज किया था अ स्फेयर कि इस स्फेयर के थ्रू कितनी वैल्यू ऑफ फ्लक्स बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन दी पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। बट जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने बोल तो दिया कि स्फेयर के लिए कैलकुलेट किया है ये, पर बोलने को बोल दिया। एक्चुअल में जो ये कैलकुलेशन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी चार्ज, ये हमेशा हर किसी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। डजंट डिपेंड अपॉन कि ये जो स्फेयर लिया है हमने, इसकी जगह सिलेंडर भी हो सकता था। दैट मीन्स अगर मैंने मान लो इसको सिलेंडर के अंदर रखा होता, ठीक है, तो इस सिलेंडर के थ्रू भी टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो आ रही होती वो कितनी होती, दैट वैल्यू वुड हैव बीन आल्सो बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स कैसा भी हो, ठीक है, एक चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बना था इस बार 2024 में या 2023 में, कि अगर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है और उसको एक हेमिस्फेयर के थ्रू, अपर एरिया उसका जो है, अपर सरफेस जो है, उसको हेमिस्फेयर के थ्रू रखा हुआ है, बंद किया हुआ है। दैट मीन्स इट्स एन हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r, और चार्ज बिल्कुल कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। तो पूछ लिया था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेयर। आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द फ्लक्स, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेयर। क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेयर? आप वीडियो को चाहो तो 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए पॉज कर लो, and then we will discuss the answer. Okay, how to solve this question? इसमें क्या बोला हुआ है कि they are asking you कि what should be the value of flux which should be passing through the hemisphere। तो सबसे पहले एक बात समझो कि ये चार्ज है Q, ठीक है, और मेरे को पता है कि द नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द चार्ज Q विल बी इक्वल टू व्हाट, द नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई E की वैल्यू क्या होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमने बोल दिया है कि यहाँ पे ऊपर में क्या है, हेमिस्फेयर। तो अगर मैंने बस सिमेट्री को फॉलो करते हुए ये कहा होता कि भाई ऊपर में अगर हेमिस्फेयर है और नीचे भी मैं एक हेमिस्फेयर ड्रॉ कर रहा हूं अपनी मर्जी से, मान लो मैंने हेमिस्फेयर ड्रॉ कर दी अपनी मर्जी से, इमेजिनरी हेमिस्फेयर, तो ये टोटल टोटल क्या हो जाएगा, एक स्फेयर। और टोटल स्फेयर के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल फ्लक्स जो आएगी थ्रू द होल हेमिस्फेयर, सॉरी थ्रू द होल स्फेयर, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फेयर 1 and 2, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल वैल्यू थ्रू बोथ द हेमिस्फेयर इज कमिंग आउट टू दी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस दोनों दोनों हेमिस्फेयर आर मेड अप ऑफ सेम रेडियस आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास हो रहा होगा उतना ही फ्लक्स इसके थ्रू पास हो रहा होगा। That means both the flux will be equal. Flux through upper half या upper hemisphere will be equal to what? Flux through lower hemisphere, and the value of total flux is what? Q by epsilon naught. That means 2 multiplied by flux through upper hemisphere will be equal to Q by epsilon naught. Therefore, flux by upper hemisphere will be equal to what? Q by 2 epsilon naught। बात आई क्या समझ में? ये जो ऊपर में हमने रखा हुआ ना एक हेमिस्फेयर, उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी सीधा, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ हमने पूरा एक स्फेयर मान लिया होता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर के थ्रू हाफ ऑफ दी वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स विच विल बी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इवन यू कैन लाइक लाफ अबाउट इट कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ रखा है
वो भी रिसेंटली आ रखा है 2024 या 2023 में, आई एम फॉरगेटिंग दैट कि कब आ रखा है, आप कमेंट में बता सकते हो। दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही बहुत एक जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने अपनी एनसीईआरटीज में या फिर कोचिंग्स के बुकलेट्स में देखा होगा। इवन इफ यू आर गिविंग सम टेस्ट, दे विल आस्क यू एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है मान लो, एक छोटा सा प्लेट मानो, और उसके सामने एक सर्टेन ए डिस्टेंस पे कोई चार्ज रख दिया है क्यू। अब पूछते हैं तुमसे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द होल प्लेट, मतलब इस प्लेट के थ्रू कितनी वैल्यू ऑफ फ्लक्स गुजर रही होगी, तुम्हें वो फाइंड आउट करनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि व्हाट वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज पासिंग थ्रू, is passing through the plate of साइड, मान लो इस प्लेट की साइड क्या है, द प्लेट इज ऑल्सो हैविंग अ साइड ऑफ, दिस साइड विल बी ए, दिस विल ऑल्सो बी ए, मतलब इस वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस को हमने इक्वल रखा है, एंड दैट साइड्स आर इक्वल टू ए। वेट अ सेकंड, वेट, we are taking the sides to be not a, we are taking the sides to be 2a, and this side is also equal to 2a. Now we have to find the value of flux passing through the plate of side 2a and at a distance of, a from the charge. सोचो कैसे करेंगे इसको, हाउ टू कैलकुलेट दिस, और इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, write down the answer in the comment box. I am giving you 10 seconds. ओके, हमने पूछा क्या गया कि इस वाले प्लेट के थ्रू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, द प्लेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू इक्वल्स टू व्हाट, द वैल्यू ऑफ ए। अब अगर ये चार्ज हमने कह दिया कि ए डिस्टेंस पे है थ्रू दिस प्लेट, तो हमें इतना पता है कि द टोटल फ्लक्स विल बी associated with the charge q, the total flux associated with the charge q will simply be equal to what, q by epsilon naught। और हमें प्लेट कितने एरिया की दे रखी है, सॉरी कितने साइड लेंथ की दे रखी है, 2 है, कुछ नहीं, बस ऐसा ही एक प्लेट और क्या करो, इमेजिन कर लो, ये ए डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस पे एक और प्लेट इमेजिन कर लो, और उसको भी कितनी ही लेंथ का रखो, सेम दिस वन। अब इसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से, इसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से, दैट मीन्स तुमने क्या किया, तुमने प्लेट को या चार्ज को ऐसे ऐसे कितने प्लेट से सराउंड कर दिया, 1 2 3, एक फ्रंट और एक बैक, दैट इज 3 एंड 5, और ऊपर एक प्लेट तो था ही। अब सभी की लेंथ आपने जो रखी है, इट इक्वल्स टू 2a, दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वलिंग टू व्हाट, 2a, मतलब सभी प्लेट जो है सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ की है, और सभी का है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी चार्ज क्यू। मतलब जितना फ्लक्स इस प्लेट के थ्रू जाएगा उतना ही इसके थ्रू, इतना ही इसके थ्रू, इतना ही इसके थ्रू, उतना ही आगे वाले और एक पीछे वाले के थ्रू। मतलब अगर 6 साइड्स हैं तो सभी साइड्स के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। और यही सारे फ्लक्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6, यही सारे फ्लक्स से जो है सभी साइड्स के थ्रू ऐड होकर के कितनी फ्लक्स बता रही होंगी, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ऐसे कितने साइड्स हैं जो कि एक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्यू 6 मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू वन साइड या वन प्लेट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फ्लक्स थ्रू वन प्लेट will be equal to q by 6 epsilon naught।
बात आई समझ में? द नेट फ्लक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑलवेज वेरी इजीली। हमें ऐसे ना इसमें ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला यूज नहीं करते। आई विल ऑल्सो टेल यू द फॉर्मूला, बट यूजुअली वी डोंट यूज too much formula. We use a little bit of intuition, little bit of geometry. Our understanding of physics is as such कि we know कि एक चार्ज के साथ हमेशा जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी इट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ज्योमेट्रिकली अगर हम उसको इक्वी डिस्टेंट वाले प्लेट से या फिर इक्वी डिस्टेंट वाले स्फेरिकल एरिया से कवर कर देंगे तो फ्लक्स इस तरफ इक्वल हो जाएगा। और एक प्लेट या एक सरफेस एरिया के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी वो 1/2 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कहाँ रखते हो। लाइक एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि मान लो सर मैंने इसको यहाँ पे ना रख करके यहाँ पे रखा होता, ओके, इफ आई वुड हैव पुट दिस चार्ज क्यू एट दिस पॉइंट रेदर देन दिस पॉइंट, तो अब उसके कारण फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती? पूछ सकते हैं हाँ, कि अगर मान लो ये वाला है चार्ज इस पॉइंट पे और मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट मतलब किसी भी कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कॉर्नर पे रखने के कारण क्या होगी फ्लक्स की वैल्यू? आई बात समझ में? इस टोटल मान लो क्यूब है ये, इस टोटल क्यूब के थ्रू तो इसको भी निकाला जा सकता है। मैं कहूंगा कि इसके ऊपर क्या करो, इसको चारों साइड से, मान लो मैंने इस एग्जांपल को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी एग्जांपल को थोड़ा टफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ द charge q rather being at the center of this cube is at the corner of the cube, corner of the क्यूब। मतलब अब की बारी चार्ज यहां पे ना होके कहां पे है, ये चार्ज यहां पे ना होके कहां पे है, यहां पे है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब? तो पूछ रहा है एट द कॉर्नर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ total flux passing through the tube. Again I am going to give you some time. Take it, stop the video if you want, take 10 seconds if you want, whatever you want. Just try to, sorry if I am covering the question, try to solve this question. I am giving you 10 seconds. Pause the video if you want. Okay. ओके, वी हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स अगर हमने इसको इस पॉइंट पे रखा है, दैट इज एट द कॉर्नर पे रखा है, और वो क्यूब कितने लेंथ की है और ब्रेड्थ की है और हाइट जो भी बोल लो 2a एंड 2a। देखो मेरे को इतना पता है कि जो टोटल फ्लक्स होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें देखो यहाँ पे भी वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी फॉर्मूला और एनी डेरिवेशन और ऑफ सच सॉर्ट। हमें बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर इसने बोला कि चार्ज क्यू यहाँ पे है और ऐसे एक क्यूब के थ्रू मेरे को बताओ कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज क्यू को कंप्लीटली सराउंड कर दूंगा। और किसके थ्रू सराउंड करूंगा, ऐसे ऐसे क्यूब्स के थ्रू। कैसे, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये रखा हुआ है, एक ऐसा ही क्यूब मैं इसके ऊपर बना सकता हूं। मान लो मैं एक ऐसा ही क्यूब इसके ऊपर बना रहा हूं, ठीक है, सेम लेंथ सेम हाइट सेम सब कुछ, कुछ भी डिफरेंट नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। फिर एक ऐसा ही क्यूब इधर भी बना लिया, सेम लेंथ सेम हाइट सेम सब कुछ, आई समझ में, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर दिख रहा है या अगर चेंज हो रहा है तो समझ लेना कि बनाने वाले में कमी है, ऐसे नहीं कि फिजिक्स में कमी है। आई बात समझ में। चारों के चारों क्यूब क्या कर रहे हैं, चारों के चारों क्यूब क्या कर रहे हैं, इसको मैंने इधर से 4 क्यूब लगा दिया। तो इसका अगर तुमने देखा होता ना चार्ज क्यूब, ठीक है, अगर ये चार्ज क्यूब होता तो 4 क्यूब के बीच से, ठीक है, इसके बीच से इसके पीछे 1 2 3 4, 4 के 4 क्यूब होते जो इसको क्या कर रखे होते, सराउंड करके रखे होते। और ऐसा ही अगर मैंने 4 क्यूब और आगे लगा दिया होगा, आई बात समझ में, अगर पीछे 4 के 4 क्यूब इसको हाफ सराउंड कर रहे हैं और 4 क्यूब मैंने इसके आगे लगा दिया,
इमेजिन करो 4 क्यूब इसके आगे लगा दिया बिल्कुल वैसे ही, तो सारे 8 के 8 क्यूब इसको क्या कर लेंगे, टोटली सराउंड कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। दैट मीन्स क्या बोलूंगा मैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो इसके इस क्यूब के हाफ को पीछे से सराउंड कर रहे थे, और इसके जस्ट आगे 1 2 3 4, मतलब अगर तुम बोलना चाहो तो 5 6 7 8, 8 के 8 क्यूब क्या कर रहे होंगे, इसको टोटली सराउंड कर रहे होंगे। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द क्यूब, तो इसको सराउंड करने में कितने क्यूब्स लगे, 8 क्यूब्स टू टोटली सराउंड इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये 8 क्यूब्स टोटली उस चार्ज को सराउंड कर रहे हैं, तो उस चार्ज के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिमेट्री से देखो कोई भी क्यूब स्पेशल नहीं है, चाहे पीछे वाला हो या आगे वाला हो। आई बात समझ में, ना ही पीछे वाला स्पेशल है ना ही आगे वाला स्पेशल है। दैट मीन्स सभी के थ्रू जो भी फ्लक्स की वैल्यू निकल रही होगी वो क्या निकल रही होगी, इक्वल। दैट मीन्स 8 फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। विच मीन्स फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाती है, क्यू डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में, क्या अभी भी तुम्हें इमेजिन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हाउ आर वी ट्राइंग टू डू दिस। थिंक अबाउट द ज्योमेट्री। ठीक है, पहले वाले केस में तो सबसे सिंपल दे दिया कि एक स्फेयर है, मान लो ये स्फेयर है, और इस स्फेयर के हाफ पार्ट को दिखाया और कहा हाफ पार्ट गया बाहर में, पूछा कि एक चार्ज यहाँ पे रख दिया तो इस हाफ पार्ट के थ्रू कितनी वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकलेगी। तुमने कहा भैया फ्लक्स तो इसकी निकलेगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही, पर क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले के लिए पूछा है, समझ में आई बात, तो मैं एक काम करता हूं, मैं टोटल स्फेयर ड्रॉ कर लेता हूं। और टोटल स्फेयर मतलब क्या, बाई सिमेट्री, जितनी फ्लक्स ऊपर से जा रही है जितनी नीचे से जाएगी। अब टोटल के कारण क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगी वो तो तय है, तो ऊपर के कारण कितनी निकलेगी, अगर दोनों की तरफ इक्वल जा रहा है तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही तो इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। दैट मीन्स वो जो स्फेयर वाला था, हेमी स्फेयर वाला था, उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। दूसरे वाले में क्या कहा था कि एक प्लेट है जो कि 2a डिस्टेंस, जो कि 2a लेंथ और ब्रेड्थ की है, और कितनी दूरी पे है, ए पे। याद है कि नहीं याद है, क्वेश्चन ऐसा था ना कि ये प्लेट जो है कितनी दूरी पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, और लेंथ और ब्रेड्थ कितनी थी इसकी, 2a और 2a। तो इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकाली, दोबारा बता दे रहा हूं, देखो कैसे निकाली। कहा जितनी दूरी पे ये प्लेट रखा है ना सर, उतनी दूरी पे एक और प्लेट रख दो। आई बात समझ में, कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी, 2a। अब जितनी दूरी पे इस तरफ रखा था उतनी दूरी पे इस तरफ रख दो, जितनी दूरी पे इस तरफ रखा था उतनी दूरी पे इस तरफ रख दो, जितनी दूरी पे यहां पे रखा था उतनी दूरी पे यहां रख दो, मतलब टोटली इसको कर दो सराउंड। और सेम आइडेंटिकल प्लेट से ये पीछे वाला, पीछे वाला हो गया, क्या कहते हैं इसको, पेट, बहुत बेकार हो जाएगी। ये पीछे वाला लेंथ हो गया, लेंथ बोलो या फिर एरिया बोलो या प्लेट बोलो, ठीक है। ये राइट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये ऊपर ये नीचे, और ये आगे वाला, ऐसे ऐसे करके कितने सारे साइड्स हो गए, 6। सबके साथ देखो तो कोई भी ऐसी सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकल चीज नहीं हो रही, सबके सबके थ्रू कितनी आएगी वैल्यू, 1/6 ऑफ द नेट फ्लक्स। तो एक के थ्रू वैल्यू वैल्यू क्या हो गई, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स उस वाले प्लेट के थ्रू या इस वाले या इस वाले किसी वाले भी प्लेट के थ्रू वैल्यू जो होगी फ्लक्स की वो कितनी होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने कहा कि देखो मेरी आदत होगी पढ़ाते पढ़ाते, आई एम जस्ट यूज टू इट कि मैं क्वेश्चन को घुमा फिरा ही देता हूँ। ठीक है, सोचा नहीं था कि ये क्वेश्चन करेंगे, पर सोचा चलो कोई नहीं, ये कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मतलब उस वाले क्वेश्चन में ये तो सेंटर पे आपने बना लिया, यही सेंटर से उठा के यहां दे देता तो क्या करते। मैंने कहा भाई मैंने बस एक ही बात बताई है कि टोटल चार्ज थ्रू द टोटल फ्लक्स थ्रू द चार्ज शुड बी इक्वल टू व्हाट,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को बस इतना करना है कि इस चार्ज को टोटली सराउंड करना है। अब चाहे उसमें मेरे को कितने भी प्लेट लग जाए, मैंने कहा इस पूरे क्यूब के थ्रू पूछा हुआ है तो भैया क्या करो, प्लेट से ना करके क्यूब से ही सराउंड कर दो। तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब लग गए? 4। सोचो कितने क्यूब लग गए? 8। एक तो इस तरफ से आपने कर दिया सराउंड, जो कि क्यूब का आधा हिस्सा है पीछे की तरफ, पर उतना ही आधा हिस्सा आपको आगे की तरफ भी तो लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 2 3 4, 4 क्यूब पीछे, 4 क्यूब इसके आगे। 3D में है ये इमेज, सोचो थोड़ा, आई बात समझ में? दैट मीन्स अगर 8 क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो रही है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से डिवाइड कर दो, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब इसके बाद अगर ये समझ में आ गया है, लेट्स टेक सम। देखो एक तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्या है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्या है। तो भाई मैं तो कहता हूँ बोलो ही मत सॉलिड होंगे, तुम जो मैं करवा रहा हूँ ना मैं, बस उसको समझ के चले जाओ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देख लो टॉपिक क्या है। देखो देखो बोला बोला जाता है कि अगर मान लो कोई भी एक कोन हो या कोई भी एक पॉइंट हो, मान लो पूछा जा रहा है कि फ्लक्स थ्रू अ कोन मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, ये अगर पूछा जाता है तुम कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ कोन, अगर ऐसे कोई कोन दे दिया ना, ठीक है, मान लो ऐसे कोई कोन दे दिया, ठीक है, इसकी हाइट बोल दी h, एंगल बोल दिया थीटा, ये मान लो रेडियस है r, ठीक है, और यहां पे रख दिया चार्ज। बोला जाता है कि जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी ना इस कोन के थ्रू, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाती है Q0/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। और ये आती कहां से है? ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है फ्लक्स की, देखो यहाँ पे तो ये Q/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? पाई टोटल डिवाइडेड बाई 2, 1 - cos थीटा। ये जो लिखा हुआ है ना हमने, यहाँ पे फ्लक्स टोटल हो गया डिवाइडेड बाई 2, 1 - cos थीटा। ये आता कहाँ से? इसी को सॉलिड एंगल करके करते हैं। आपको याद करना है याद कर लो, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, और ये मैंने लिखा भले ही फ्लक्स के लिए हो, ये हर चीज के लिए वैलिड है। हर चीज के लिए इन द सेंस कि अगर यहाँ पर से चार्ज को हटा के कोई बल्ब रखा होता, ठीक है, और बल्ब से पूछ रहे होते कि हाँ भाई इस कोन के थ्रू कितनी लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो लाइट कितनी पास हो रही है उसको हम क्या लिख देते हैं? पावर। ओके, पावर कितनी पास हो रही है, तो पावर, नेट पावर डिवाइडेड बाई 2, पावर टोटल डिवाइडेड बाई 2, 1 - cos थीटा। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, और समझते हैं कैसे करते हैं। कि हमने माना हुआ है ना एक, कि अगर ये कोई एक स्फेयर है कि नहीं, इस स्फेयर पे मान लो तुम्हें पता करना है कि अगर मान लो ये मेरा एक सरफेस है, ऐसा मैंने क्यूब बनाया है इस पे भी, ठीक है, इस पे मैंने अगर एक कोन बनाया, खराब कोन बन रहा है, ठीक है, खराब कोन बन रहा है, ठीक, ठीक है, ये कोन बनाया और कितना एंगल का बनाया? एंगल है थीटा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसके थ्रू व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विच शुड पास। अब इसकी एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है कि नहीं है? कि छोटा सा हमने कोन बनाया है, मान लो छोटा सा कोन बनाया है जिसकी ये वाली स्ट्रिप है, ठीक है, जिस तरफ से इधर बनाया है उस तरफ से उधर भी होगी स्ट्रिप, है कि नहीं होगी? छोटी सी स्ट्रिप होगी, और वो कितने एंगल पे होगी? कितने एंगल पे होगी? मान लो इसको हमने, ये यहां से यहां तक गया ना, ये स्ट्रिप यहां से यहां तक गया है,
उसको हमने बोल दिया एंगल डी थीटा। इनिशियली कितने एंगल पे लिया हमने? थीटा। आई बात समझ में कि हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द टोटल फ्लक्स, ओके, विच इज गोइंग टू बी पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब एरिया तो टोटल ये है, एक ध्यान रखना, एरिया चाहे ये वाली हो या टोटल एरिया ये हो, सबके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वली होगी। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? देखो, अगर मैं बोलता हूं कि इस टोटल स्फीयर के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं है? तो यूनिट एरिया के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, कोई भी सॉलिड एंगल का कंसेप्ट नहीं लगा, एकदम सिंपल सिंपल कर रहे हैं। यूनिट एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूनिट एरिया के थ्रू की वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स की टोटल फ्लक्स बाई यूनिट एरिया, या सॉरी टोटल एरिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या फाई लिख दो, फाई डिवाइडेड बाई फाई टोटल बाई टोटल एरिया। एरिया टोटल कितना होगा? अगर ये रेडियस आर है तो पूरे सर्कल का या स्फेयर का सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r स्क्वायर। तो इस वाले के एरिया के थ्रू जो हमने यहाँ पे क्यूब माना है, सॉरी क्यूब कह रहा हूं मैं, कोन माना है, उसके जो एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू होगी, फ्लक्स थ्रू कोन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? नेट फ्लक्स, मतलब नेट फ्लक्स कह रहा हूं, फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया, फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द कोन, एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, ये टोटल जो हमने कोन लिया ना, उसका एरिया कितना है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? तो मान लो मैंने कह दिया था इसको डी थीटा, इसको अगर मान लो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ डी अल्फा, क्योंकि मैं किसी एक सर्टेन एंगल, आर्बिट्रेरी एंगल पे क्या लूंगा? एक कोण लूंगा। ठीक है, इस कोण को मान लो, थोड़ा बिठा रहा हूं मैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि हमें लिमिट लेनी पड़ेगी ना, 0 to थीटा। जो हमारा ओरिजिनल एंगल है, हमें 0 से थीटा तक इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये स्ट्रिप की हमने जो विड्थ ली है, जो स्ट्रिप है इसकी हमने विड्थ ली है, मान लो एक एंगल अल्फा लिया होता, मैंने डी अल्फा लिया होता, तो इसकी जो स्ट्रिप की विड्थ हो जाती वो कितनी हो जाती? आर टाइम्स डी अल्फा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी द एंगल, अगर मान लो ये एंगल अल्फा पे है, ठीक है, एंगल अल्फा पे हमने रैंडमली लिया, तो ये तो इसकी क्या हो गई? एरिया की वैल्यू। अगर हमने बोला इसकी रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू क्या होती? ये आर है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? आर कॉस अल्फा। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? आर साइन अल्फा, एंड दैट विल बी द रेडियस ऑल्सो। आई बात समझ में? हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इस स्ट्रिप की विड्थ हमें पता है कि आर डी अल्फा है, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर इस स्ट्रिप को ऐसे खुला कर दिया, सामने कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको यहां से निकाल के स्ट्रेट लाइन में कर दिया होता, तो इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही होती? ये सर्कल है ना, ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर कितनी आ रही होती? इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और उसकी रेडियस की वैल्यू क्या है? आर साइन अल्फा। दैट मीन्स अगर हमें इस वाले स्ट्रिप की एरिया की बात करनी है, तो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2 पाई r, वैल्यू ऑफ साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट इज r d अल्फा। वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई r स्क्वायर साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय d अल्फा। Okay. Now, if this is the value, what we have to do? We have to put this into this one, right? If we have to put this into this one, that means what? Value will be equal to flux को लिख लेते हैं. The value will be equal to flux through cone will be equal to value of total flux. मैं फ्लक्स टोटल को फ्लक्स टोटल ही रहने दे रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग द वैल्यू, डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर विच इज द होल एरिया,
multiplied by the area of the strip. ठीक है, and the area of the strip will be 2 pi r square sin अल्फा d अल्फा। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, हमने हमने जो अपना एंगल मांगना था, जो कोण मानी थी, उसका एंगल कहां से कहां तक था, जीरो से थीटा। दैट मींस दिस वैल्यू इज इनिशियली जीरो एंड द वैल्यू फाइनली विल बी थीटा। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल जाएंगी, सिंस 2 pi r square is not going to change, it will be coming out, तो 5 total by 4 pi r square multiplied by 2 pi r square, integration of sin alpha d alpha, and limit will be 0 to theta। ये वाली वैल्यू टोटली ये वाली वैल्यू को कैंसिल करेगी बाई हाफ। ठीक है, नाउ हाउ टू इंटीग्रेट 0 टू थीटा sin अल्फा d अल्फा। बताओ sin अल्फा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस अल्फा। दैट मीन्स माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं, दिस विल बी कॉस अल्फा, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, जीरो से थीटा। दिस इंटीग्रेशन विल बी गिविंग मी माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, विच विल बी कॉस थीटा माइनस 1, और माइनस पहले से बाहर में, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। जो फ्लक्स की वैल्यू आई थ्रू दी कोन, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी सिंपली 1 माइनस, या फिर यहां लिख देता हूं मैं, फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज योर फाइनल वैल्यू कि किसी भी कोण से एक सर्टेन एंगल थीटा पे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि हाउ वी आर डूइंग दिस। मैंने बस इतना बोला है कि ये जो टोटल स्ट्रिप है, ठीक है, क्योंकि देखो जितनी फ्लक्स की वैल्यू इसके थ्रू जा रही होगी, जितनी फ्लक्स की वैल्यू इस स्ट्रिप के थ्रू जा रही होगी, या इस स्ट्रिप के एरिया के थ्रू जा रही होगी, इस स्ट्रिप के एरिया के थ्रू जा रही होगी, ठीक है, उतनी ही तो फ्लक्स इसके थ्रू जा रही होगी। मैंने क्या कहा, मैंने ये वाली एरिया की वैल्यू निकाल ली, आई बात समझ में, इस वाले एरिया की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी विड्थ रखता है, आर डी अल्फा, आई बात समझ में, और उसको फिर किसके थ्रू इंटीग्रेट कर दिया। मान लो अगर हमने स्ट्रिप ली होती यहां से लेकर के जीरो से थीटा तक ली होती, ये अगर मेरा एक्चुअल एंगल थीटा होता तो हमने स्ट्रिप को जस्ट इंटीग्रेट कर दिया, एरिया निकाला, सिंपल। कोई भी यहाँ पे मैंने कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं लिया है, मैंने बस इतना बोला कि अगर एक स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स की वैल्यू अगर फाई है, तो यूनिट एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर यूनिट एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, तो उस वाले एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यूनिट एरिया के थ्रू फ्लक्स multiplied by area के थ्रू फ्लक्स, and that value will be coming out to be 5/2 1 minus cos theta, that is it is depending upon the value of angle theta। अगर यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू रख दूं, तो फाई की वैल्यू अगर देखूं तो क्या आ जाती है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, टोटल फाई की वैल्यू रख दूं तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तुम्हें देख लो, तुम्हें याद रखना है, या सीधा सीधा सिंपल डेरिवेशन याद रखना है, दोनों में यू आर वेल एंड फाइन, जिसको समझना है। ओके, so we will take some questions about this topic in the next video। okay, chalo, bye।